नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बाल विकास की सीरीज में। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप रोज़ाना हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन में आएँ और प्रत्येक दिन का आप रिवीजन का अपने टॉपिक संबंधित क्लास देखें। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे बाल विकास एवं अभिवृद्धि एवं परिपक्वता का। उससे पहले विगत प्रश्न पत्रों में आए हुए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। स्क्रीन पर हमारे सामने प्रथम प्रश्न है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस उदाहरण में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आनुवंशिकी की बात की जा रही हो, हेरिडिटी की, या कोई इन्वायरमेंट संबंधित बात की जा रही हो जो बच्चे पर इफेक्ट डाले, बच्चे को प्रभावित करे। तो इसको हम कथन की पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर हो रहा है। रोने की साधारण क्रिया से फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है, थोड़ा और जटिल बच्चा एक्टिविटी करता है, फिर उसके बाद में बहुत से शब्दों की शब्दावली बच्चा सीख जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें ये चीज़ प्रतिबिंबित हो रही है, प्रदर्शित हो रही है कि बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी से विशिष्ट एक्टिविटी की ओर पहुंच रहा है। पहले साधारण क्रिया कर रहा है, उसके बाद थोड़ी जटिल क्रिया कर रहा है, उसके बाद में बहुत से शब्दों की शब्दावली याद कर रहा है, यानी दिखा रहा है कि वह जटिलतम क्रिया कर रहा है। जटिलतम नहीं कह सकते, अधिक जटिल क्रिया कर रहा है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, इसको हम उपरोक्त उदाहरण का सही उत्तर मानेंगे। विकास पूर्वानुमानीय है। विकास का पूर्व में यानी पहले ही अनुमान हम लगा सकते हैं, बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन इस प्रश्न में हम देखेंगे कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि कोई जो प्रदर्शित करती हो कि भविष्यवाणी को पुष्ट करती हो कि भविष्यवाणी हो रही है या पूर्व में अनुमान हम लगा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल पुष्ट नहीं हो रही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी हर एक व्यक्ति का विकास उसके अपने ढंग से होता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो हेरिडिटी होती है यानी वंशानुक्रम होता है वह अलग होता है। हर एक व्यक्ति का जो एनवायरनमेंट होता है वह अलग होता है, इसलिए उनका जो विकास होता है उनमें अंतर आते हैं, वैयक्तिक अंतर आते हैं। अतः विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और इसी कारण व्यक्तियों में वैयक्तिक अंतर उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायगॉल की नहीं है सर, ये बायगॉट्स की है। वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से उसको करना संभव हो जाए, तो वह कहलाता है। तो इसके लिए टेक्निकल शब्द वाइगोत्स्की ने कहा है स्कैफोल्डिंग। समझिए इस बात को कि कोई बच्चा है जिसका नाम है ए और वह कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वह बड़ों की सहायता लेगा या फिर जो अधिक कुशल साथी होगा उसकी सहायता लेगा या प्रौढ़ की सहायता लेगा। तो प्रौढ़ जो हेल्प देंगे, जो सहायता करेंगे, जो हेल्प करेंगे प्रौढ़, वह हेल्प ही स्कैफोल्डिंग है। और जो हेल्प करेगा उसको उन्होंने वर्ड दिया है MKO। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर।
ये इसको फोल्डिंग देने वाले का नाम है, यानी जो हो सकता है उसका बड़ा भाई हो, बहन हो, प्रौढ़ हो सकते हैं, उसके अधिक कुशल साथी हो सकते हैं, और जो वो हेल्प देंगे बच्चे को, जिससे बच्चे जो कठिनाई महसूस कर रहे थे अब नहीं कर पाएंगे और उस कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे आसानी से। तो वह हेल्प कहलाएगी इसके फोल्डिंग। और एक MKO जो हेल्प देने वाला है, इसके फोल्डिंग देने वाला है, प्रोवाइडर है, उसको MKO बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव, अधिक नहीं सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? माता पिता या शिक्षक या संगी साथी या चलचित्र? तो किशोरावस्था ऐसी उम्र होती है जिसमें जो किशोर होता है उसको कह सकते हैं यारों का यार। वो मित्रों की बहुत मानता है, उसको दुनिया में सबसे अधिक मित्र पसंद होते हैं और घनिष्ठ मित्रता का भाव इस उम्र में होता है, मित्रों का मित्र होता है। तो मित्र, और उसके बाद में हम कह सकते हैं समूह भक्ति, यानी अपने दल के लिए, अपने समूह के लिए कुछ कर गुजर जाने की उसके अंदर तमन्ना होती है। तो समूह भक्ति की भावना इसमें मिलती है, समूह भक्ति। और वीर पूजा, कुछ ऐसे भाव इसमें मिलते हैं। एक नेतृत्व का गुण, वीर पूजा, नेतृत्व का गुण भी किशोर अवस्था में बच्चे में मिलता है। तो सबसे अधिक ना माता पिता को, ना शिक्षक को, ना चलचित्रों को, वो सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंस देगा वो देगा अपने मित्रों को। उसके लिए अपने मित्र ही सब कुछ हैं, वह यारों का यार है, यार के लिए कुछ भी कर गुजर जाने की उसमें तमन्ना होती है। तो संगी साथियों का यानी मित्र मंडली का या फ्रेंड्स का उसके मनोवृत्ति पर, पर्सनैलिटी पर सबसे अधिक इफेक्ट होता है। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है जी। विकास अधिगम और परिपक्वता, मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों का परिणाम है। देखिए, वुडवर्थ ने कहा है जो डेवलपमेंट होता है वह वंशानुक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हेरिडिटी, एच से प्रदर्शित करता हूँ मैं इसको, एच, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ई, इनका प्रोडक्ट होता है या कहूँ परिणाम होता है। ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई है, वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण बराबर विकास। और एक दूसरा और उसने फॉर्मूला बताया है, विकास बराबर लर्निंग यानी अधिगम और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता का गुणनफल होता है। तो ये दोनों चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इसमें से ये फॉर्मूला यह चिन्हित किया गया है, विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम होता है। बिल्कुल बात सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, नहीं, विकास में क्रमबद्धता होती है। कैसे होती है, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे बच्चा शुरुआत में भ्रूण अवस्था में होता है, उसके बाद में बच्चा शेष अवस्था में आता है, उसके बाद में बच्चा बाल अवस्था में आता है, उसके बाद में किशोरावस्था में आता है, उसके बाद में ऐसे ही प्रौढ़ अवस्था में आता है, उसके बाद में धीरे धीरे अवस्थाओं में आता जाता है और अंत तक वह क्रमबद्धता अपने आप में बनाए रखता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चा भ्रूण अवस्था से सीधा बाल अवस्था में पहुंचा हो या सीधा किशोरावस्था में पहुंच गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वह क्रम से ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता रहता है, अग्रसर होता रहता है। इसको एक उदाहरण से और हम समझ सकते हैं। जब कोई बच्चा भाषा सीखता है तो भाषा कैसे सीखता है? जब कोई बच्चा भाषा सीखता है तो भाषा सीखता है वह भाषा के कौशलों के द्वारा। और सबसे पहले भाषा का कौशल सीखता है वह एल, एल मीन्स लिसनिंग, सुनना सीखता है वह भाषा को। उसके बाद में एस यानी स्पीकिंग, बोलना सीखता है।
उसके बाद में वह भाषा को पढ़ना सीखता है यानी रीडिंग, और उसके बाद में वह भाषा को लिखना सीखता है। ये भाषा सीखने का क्रम है। तो हम इन दो उदाहरणों से जान सकते हैं कि विकास में क्रमबद्धता होती है। विकास ऐसे ही ऊटपटांग नहीं होता, विकास में एक क्रमबद्धता होती है। तो इसको हम बिल्कुल गलत मानेंगे। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं, अपेक्षाएं मीन्स उम्मीद, यानी जैसे बच्चा शिशु अवस्था में है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक हम पढ़ते हैं। इन अवस्थाओं में बच्चा है, तो जैसे शैशवावस्था में बच्चा है तो समाज की इनसे अपेक्षाएं होंगी। प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक विकास की अवस्था में बच्चे से समाज की उस अनुरूप यानी उस अवस्था के अनुरूप बच्चा कैसा होना चाहिए, तो ऐसी समाज की उम्मीदें होती हैं। तो बच्चे से सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, बिल्कुल बात सही है। विकास क्रम से होता है, बिल्कुल। अभी हमने इसके लिए दो उदाहरण लिए थे कि भाषा कैसे सीखते हैं और विकास की अवस्थाओं में कैसे एक व्यक्ति का विकास होता है। तो विकास अपने आप में एक क्रमबद्धता प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं, किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। मित्रों, मैंने देखा है विगत प्रश्न पत्रों में अभिवृद्धि एवं विकास के चैप्टर से तो प्रश्न आ ही रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अवस्थाओं में किशोरावस्थाएं उनका आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। तो किशोरावस्था को हमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा कह सकता हूँ का इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो देखेंगे किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, शारीरिक परिवर्तन नहीं। किशोरावस्था का जो अध्ययन किया है, अधिकतर अध्ययन किया है वह है अपने मनोवैज्ञानिक हैं स्टेनली हॉल। इनके पूरे अध्ययन का जो प्रमुख केंद्र रहा है वह है किशोरावस्था। तो स्टेनली हॉल ने एक सिद्धांत भी दिया है, उसका नाम है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास सिद्धांत। इसमें इन्होंने कहा है कि जो विकास होता है, किशोरावस्था में विकास होता है, बहुत अचानक होता है और बड़े आमूल चूल परिवर्तन करने वाला होता है। जैसे इन्होंने ही एक प्रसिद्ध कथन कहा है, किशोरावस्था की जो उम्र होती है वह तनाव, दबाव, संघर्ष और उलझन का काल होता है या उसकी अवस्था होती है। तो हम इससे, इनके इस कथन से हम देख सकते हैं कि किशोरावस्था में जो बच्चा अभी अभी किशोरावस्था उसकी शुरुआत हुई है तो उसमें काफ़ी परिवर्तन होते हैं। किशोरों में मेल टाइप परिवर्तन होते हैं जिनमें उनकी मूछें आना, उनके हार्मोनल चेंज, और किशोरियों में फीमेल टाइप चेंजेस होते हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण है कि उनमें संवेगात्मक अस्थिरता पैदा कर देता है। संवेगात्मक अस्थिरता। तो शारीरिक परिवर्तन बिल्कुल किशोरों में मेल टाइप परिवर्तन होते हैं और फीमेल में किशोरियों में फीमेल टाइप परिवर्तन होते हैं। अस्थिरता की समस्या बिल्कुल हम स्टेनली हॉल के इस कथन से भी देख सकते हैं कितनी अस्थिरता होगी कि किशोर तनाव, दबाव, संघर्ष और उलझन से या अपने आप अंतर्द्वंद से जूझता रहता है। तो स्थिरता कहाँ बन पाएगी जब ये चीज़ें किशोरावस्था में होंगी। तो स्थिरता नहीं होती है, अस्थिर होता है, बिल्कुल ये सही है। व्यवहार में स्थिरता नहीं। संवेगात्मक समस्याएं, काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, काफ़ी सामाजिक दबाव होता है
और काफ़ी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन कारण से उनमें संवेगात्मक समस्याएं आती हैं। यानी आमतौर पर माना जाता है कि किशोर किशोरियाँ तनाव में रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ा आक्रामक प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं और उनमें थोड़ा अंतर्द्वंद की भावना भी होती है। अगला चलते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं, मैं तैयारी करता था तब भी, और मैं समझता हूँ जितने लोगों से मिलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को कि विकास क्या होता है, इसको थोड़ा रटने की कोशिश करते हैं। आज देखते हैं, और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि जैसे ही आप इसको समझेंगे आपको रटने से मुक्ति मिल जाएगी। तो समझने की कोशिश करें। हमारे विकास के कुछ महत्वपूर्ण 5 पक्ष होते हैं। विकास के हमारे 5 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है कॉग्निटिव, या कह सकता हूँ संज्ञानात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष। दूसरा पक्ष है फिजिकल, या मैं कह दूँ मनोगत्यात्मक पक्ष या शारीरिक पक्ष। और तीसरा पक्ष मैं बताऊँ एथिकल या नैतिक, सोशल यानी सामाजिक, और एक ले सकते हैं भाषाई। तो इन पांचों पर विकास के पक्षों में ध्यान से सुनना, इन पांचों विकास के पक्षों में अगर क्षमताओं में परिवर्तन हो रहा है, किसी भी विकास के पक्ष में क्षमताओं में परिवर्तन हो रहा है, मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, गुणों में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा परिवर्तन विकास है। ऐसा परिवर्तन विकास है। कैसे? जिसे मान के चलो, एक उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं, चलो लैंग्वेज से ही ले लेते हैं, भाषा को ले लेते हैं। आपकी भाषाई क्षमता अगर बढ़ रही है या भाषाई क्षमता में आपने सुधार किया है, तो ये आपकी क्षमता में परिवर्तन हो गया ना। तो क्षमता में या मूल्यों में या गुणों में परिवर्तन आपका विकास है। तो आपकी जो भाषाई क्षमता बढ़ी है या घटी है, दोनों है। बढ़ोतरी भी हो सकती है परिवर्तन में, चेंज में, और नीचे की तरफ ह्रास भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें इसलिए कहा है परिवर्तन, चाहे बढ़ोतरी वाला हो चाहे नीचे की तरफ या ह्रास हो। तो क्षमता, मूल्य, गुणों में परिवर्तन, इन पांचों पक्षों में, तो वह कहलाता है विकास। और विकास किसी न किसी रूप में मृत्यु तक चलता रहता है। अब थोड़ी सी मैं आपको एक परिवर्तन संबंधित बात आपको बताने वाला हूँ कि परिवर्तन क्या है। क्योंकि विकास भी परिवर्तन है, वृद्धि भी परिवर्तन है, और अधगम भी परिवर्तन है। परिवर्तन संबंधित एक चीज़ हम समझेंगे। सबसे पहले, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। मान लो आज आपकी क्षमता 5 किलो की कोई वस्तु उठाने की है। अगर वह क्षमता बढ़ जाती है तो ये भी तो एक परिवर्तन है। बढ़ कर के 8 हो गई, 8 केजी की वस्तु आप उठा पाने में सक्षम हो गए,
तो आपकी क्षमताएं बढ़ी हैं। पहले आप 5 केजी उठाते थे, अब 8 केजी उठाते हैं, तो ये क्षमताएं बढ़ी हैं, यानी परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो क्षमता है वो 3 किलो हो जाए, तो आपकी क्षमताएं घटी हैं, तो ये भी परिवर्तन है। तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो बढ़ोतरी वाले जिनको हम बोल सकते हैं विवृद्धि सूचक परिवर्तन, विवृद्धि सूचक परिवर्तन। विवृद्धि सूचक परिवर्तन। और क्या बोल सकते हैं, रचनात्मक परिवर्तन। ये नाम है उस परिवर्तन के जो कि बढ़ोतरी वाला है। धनात्मक परिवर्तन और विकासात्मक परिवर्तन, ये उसके नाम हैं परिवर्तन के। अब जो आपका ये ह्रास हो रहा है, आपकी क्षमताएं घटी हैं, ये भी परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या नाम देंगे, विवृद्धि सूचक बढ़ने वाला, तो ह्रास सूचक। माफ़ करना, थोड़ा मेरी जो पेन की स्टिक है वो ख़राब है, इसकी नोक निब, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो उसको ना। ह्रास सूचक। रचनात्मक, तो इसको बोलेंगे विनाशात्मक। विलोम कर दो बिल्कुल, विनाशात्मक। धनात्मक को बोलेंगे ऋणात्मक, और विकासात्मक को बोलो ध्वंसात्मक। तो ये इसके पर्यायवाची हैं, आप समझ गए होंगे। तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बढ़ने वाला और एक घटने वाला। बढ़ने वाले परिवर्तनों को ये बोलेंगे, और नीचे की तरफ घटने वाले परिवर्तनों को ये बोलेंगे। तो विकास दोनों है। विकास है क्या, सभी 5 पक्षों में क्षमताओं, गुणों और मूल्यों में परिवर्तन ही विकास है। तो परिवर्तन ही विकास है, तो दोनों प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, विवृद्धि सूचक भी और ह्रास सूचक भी। तो अब देखते हैं इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे, और मुझे उम्मीद है ये आपने पहले से पढ़ रखा है, तो हमारा थोड़ा सा रिवीजन इसको फास्ट लेके चलेंगे। देखिए, विकास एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। हम किसी न किसी रूप में, चाहे वो हो सकता है जीवन के प्रौढ़ अवस्था तक, विकास का जो परिवर्तन है वो कैसा रहेगा, धनात्मक, विवृद्धि सूचक। और उसके बाद में हो सकता है कि विकास ऋणात्मक हो जाए। तो दोनों प्रकार का जो परिवर्तन है वो विकास में देखने मिलता है। लेकिन जो अभिवृद्धि है उसमें केवल और केवल जो बढ़ोतरी वाला परिवर्तन है वह देखने को मिलता है। विकास एक व्यापक अवधारणा है, बिल्कुल होगी। व्यापक तो इसलिए है, व्यापक क्यों है भाई, ये थोड़ा सा नोटिस किया होगा, व्यापक क्यों है, संकीर्ण क्यों नहीं है। जैसे हमारी वृद्धि है, अभिवृद्धि है, वह संकीर्ण है इसकी तुलना में। वह कैसे संकीर्ण है, देखो, थोड़ा शब्दों को समझने का प्रयास करो। व्यापक, व्यापक यानी विशाल। यह विकास के मुख्यतः 5 पक्ष होते हैं। मानव के या बच्चे के या व्यक्ति के 5 पक्ष होते हैं विकास के। संज्ञानात्मक पक्ष, शारीरिक पक्ष, नैतिक पक्ष और भाषाई सामाजिक पक्ष। इन 5 पक्षों में क्षमताओं, मूल्यों और गुणों में परिवर्तन ही विकास है। तो 5 पक्षों से संबंधित है विकास, जबकि जो अभिवृद्धि है वह केवल और केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित है। फिजिकल जो हमारा
पक्ष है उससे संबंधित है, तो ये अपने आप में बहुत बहुत संकीर्ण है ये विकास की तुलना में। और विकास पांचों पक्षों से संबंधित है, पांचों पक्षों में जो परिवर्तन होता है वह विकास है। तो इसलिए विकास व्यापक अवधारणा है। विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। अब मैंने आपको इसका बता दिया, बहुपक्षीय, बहु को मतलब एक से ज़्यादा, पांचों पक्षों से संबंधित है यानी इसलिए बहुपक्षीय है। जबकि एक पक्ष से संबंधित है अभिवृद्धि, वो कौन सा है? शारीरिक पक्ष, तो इसलिए संकीर्ण है। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। बिल्कुल, विकास को मापा भी जा सकता है और विकास को क्योंकि विकास में होते हैं मूल्य और गुण, तो इनको वैल्यू भी दी जा सकती है। रेटिंग, रेटिंग कैसे देंगे? बहुत अच्छा, अच्छा, तो ये गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। बिल्कुल, विकास का लक्ष्य होता है, लेकिन अभिवृद्धि में कोई लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि में कोई लक्ष्य नहीं होता और विकास में लक्ष्य होता है। ये ध्यान रखना इस बात को। विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि है क्या एक्चुअली? अभिवृद्धि को भी हम यहाँ समझ लेते हैं। अभिवृद्धि को इंग्लिश में कहेंगे ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ यानी शारीरिक पक्ष में जो मात्रात्मक परिवर्तन है, शारीरिक पक्ष में जो मात्रात्मक परिवर्तन है वह है अभिवृद्धि। अभी थोड़ी हम अपनी देसी भाषा में इसको समझें तो जो शरीर में 3 चेंज होते हैं, कौन सा? हमारी लंबाई बढ़ रही है, शरीर की लंबाई बढ़ रही है, और शरीर के आकार में या आकृति या कहूँ संरचना, इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है आकार में, या शरीर के भार में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो पक्ष तो शरीर है यानी शारीरिक पक्ष है, और किसी पक्ष से, बाकी 4 पक्षों से इसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि विकास का सभी 5 पक्षों से लेना देना है, 5 पक्षों से इसका रिलेशन है विकास का, इसलिए तो वो विशाल अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है। और अभिवृद्धि का केवल और केवल शारीरिक पक्ष से लेना देना है, वो भी मात्रात्मक, गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक। तो शारीरिक पक्ष में लंबाई का बढ़ना, बिल्कुल शरीर की ही लंबाई बढ़ती है, शरीर के अंगों की लंबाई बढ़ती है, ऑर्गन्स का आकार या संरचना में कोई परिवर्तन हो रहा है, और वजन का बढ़ना ही क्या है? अभिवृद्धि है। और अभिवृद्धि में कौन सा परिवर्तन होगा? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, तो अभिवृद्धि में कौन सा परिवर्तन होगा बताइए? अभिवृद्धि में परिवर्तन होगा विवृद्धि सूचक, या कहूँ धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन होगा। जबकि विकास में कैसे परिवर्तन होंगे? दोनों परिवर्तन व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। इसको अपन व्यवहार, जो जैसे बच्चा है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है, बिहेवियर, तो बिहेवियर के आधार पर ही उसको हम थोड़ा सा ये महसूस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का विकास ऐसा है। तो बिहेवियर के आधार पर ही हम व्यक्ति के विकास का पता लगा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो व्यवहार करेगा उसमें उसका जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो कैसा है वह प्रदर्शित होगा, उसका भाषाई पक्ष कैसा है वह प्रदर्शित होगा, उसके सामाजिक व्यवहार कैसा है वह प्रदर्शित होगा। तो 5 पक्षों से संबंधित चीज़ें उसके व्यवहार में प्रदर्शित होंगी, तभी हम उस व्यक्ति के विकास की थोड़ी हम झलक पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके व्यक्ति के हम विकास को माप सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पक्ष जो है
गुणात्मक पक्ष है। विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक यानी धनात्मक कह लो या फिर विकासात्मक परिवर्तन कह लो, वो होते हैं, और ह्रास सूचक होते हैं। तो दोनों प्रकार के इसमें परिवर्तन मिलते हैं। विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। विकास स्पष्ट इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि विकास के जो पांचों पक्षों से संबंधित है, और पांचों पक्षों में जो एक पक्ष है वो बाह्य पक्ष है, शारीरिक पक्ष, जिसको एक्चुअली हम क्या देख सकते हैं। जैसे लंबाई किसी की बढ़ रही है, हम उसको देख सकते हैं कि लंबाई बढ़ रही है। किसी का वजन बढ़ रहा है, उसको देख सकते हैं। किसी के आकार में परिवर्तन हो रहा है, उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो पांचों पक्ष हैं उनमें कुछ आंतरिक पक्ष भी हैं। तो बाह्य पक्ष को हम देख सकते हैं, लेकिन विकास तो दोनों होता है ना, आंतरिक पक्ष में भी होता है और बाह्य पक्ष में भी होता है। तो आंतरिक पक्ष में जो विकास होता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जबकि वृद्धि जो होती है वो शारीरिक पक्ष के बाह्य पक्ष से संबंधित होती है। शारीरिक में भी बाह्य कौन सी चीजें हो गई? लंबाई, भार, उसके आकार में परिवर्तन। बाह्य वो चीजें होंगी जिनका हम बाहर से स्पष्ट देखकर पता लगा सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है वह आंतरिक भी तो होता है, इसलिए आंतरिक चीज को हम स्पष्ट नहीं देख सकते। वो तो व्यवहार में आएगी तभी पता चल पाएगा कि उसका विकास कैसा है। विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। बिल्कुल, विकास जो होता है उसका संबंध सभी पांचों पक्षों से है, इसलिए इसे चहुमुखी कह सकते हैं। विकास वर्तुलाकार होता है। विकास की जो गति होती है वह गति रेखीय नहीं होती है। रेखीय गति अभिवृद्धि की होती है। विकास की गति कुछ इस प्रकार होती है, जैसे स्पाइरल होती है ना, स्पाइरल ऐसे ऐसे पीछे आता है आगे जाता है, पीछे आता है आगे जाता है, पीछे आता है आगे जाता है, ऐसे। और पीछे इसलिए आता है क्योंकि जो पूर्व में इसने जो विकास कर लिया है उसको पुष्ट करने, पूर्व विकास को पुष्ट करने यानी पुख्ता करने, या कहूँ स्थायी करने, इसलिए पीछे की तरफ, जैसे इधर आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया। पीछे इसलिए आता है कि जो पहले विकास हो चुका है उस विकास क्षेत्र को पुष्ट करने या स्थायी करने के लिए वो पीछे आता है, फिर आगे जाता है। कुछ इस प्रकार की इसकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो ये स्पाइरल होती है, ना कि रेखीय, ऐसे 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 रेखीय। ऐसी रेखीय गति तो उसकी होती है अभिवृद्धि की। तो ये इनमें गति में भी अंतर है। तो वर्तुलाकार या स्पाइरल इसकी गति होती है। विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। यहाँ आंतरिक लिखा हुआ है जबकि बाह्य भी है। विकास में अभिवृद्धि भी सम्मिलित होती है। विकास एक बहुत विशाल अवधारणा है। मैंने शुरुआत में कहा विकास का संबंध पांचों पक्षों से है, इसलिए उसका आंतरिक पक्ष, जो आंतरिक हैं चीज़ें, जो बाह्य भी हैं, तो दोनों से संबंधित है विकास। विकास के परिवर्तन रचनात्मक। अब देखो ये उसका पर्यायवाची शब्द ही आया है। विकासात्मक परिवर्तन या फिर विवृद्धि सूचक परिवर्तन को ही रचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। विनाशात्मक परिवर्तन, ह्रास सूचक परिवर्तन को विनाशात्मक परिवर्तन कहते हैं। ये होते हैं, बिल्कुल दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जबकि अभिवृद्धि में केवल और केवल विकासात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विकास उसके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो व्यवहार कार्यात्मक पक्ष में गिना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है तो उसका जो बात करना है वो कार्यात्मक पक्ष है। तो कार्यात्मक या कार्यों से या व्यवहार से ही विकास का पता चलता है। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन, इसमें स्थायी परिवर्तन नहीं, अस्थायी टेम्परेरी चेंजेस विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा विकास का रिवीजन किया है।
विकास से अभिवृद्धि को थोड़ा सा तुलना करके देखा है। अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी होने वाली है, अभिवृद्धि और परिपक्वता इनके पहलुओं पर भी अपन प्रकाश डालेंगे और इनसे संबंधित विकास, अभिवृद्धि और परिपक्वता से संबंधित तुलना करके जो विगत पेपरों में प्रश्न आए हैं उनकी समीक्षा करेंगे। और अगर आपको ये ज़्यादा ज्ञानवर्धक लगी है, आपका रिवीजन थोड़ा बहुत हुआ है, तो आप कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू।